मार्च 1980। उस समय के देश के गृह मंत्री जैल सिंह अपने एक सार्वजनिक भाषण में सीआईए के ऊपर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि असम में फैल रही अशांति के लिए यूएसए और चीन दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस भाषण के कुछ दिन बाद ही गृह मंत्रालय के अधिकारी अपने पास इस बात के पुख्ता सबूत होने का दावा करते हैं कि सीआईए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अशांति पैदा करने के लिए पैसा भेज रही है। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी उत्तर पूर्व में बढ़ती अशांति के पीछे बार बार विदेशी हाथ होने की बात ही कहती हैं। वो किसी का नाम तो नहीं लेती थी, लेकिन सब जानते थे कि वो सीआईए और अमेरिका की तरफ ही इशारा कर रही हैं। उधर भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के मुंह से इस प्रकार के बयान सुनकर केजीबी की नई दिल्ली रेजिडेंसी और मॉस्को के द सेंटर में खुशी की लहर सी दौड़ जाया करती थी। आखिर भारत को अमेरिका के खिलाफ करना मॉस्को के एक्टिव मेजर्स यानी कि सक्रिय उपायों का हिस्सा जो था। इन्हीं एक्टिव मेजर्स के तहत 5 मई 1981 को नई दिल्ली का केजीबी रेजिडेंस प्रोखरोव मॉस्को को एक टेलीग्राम भेजता है। इस टेलीग्राम का नंबर था 1669 और इसमें लिखा हुआ था, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अफगानिस्तान में यूएसएसआर के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित हो सकता है। मॉस्को प्रोखरोव के इस टेलीग्राम को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है और इस प्रपोजल को कार्यान्वित करने के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ाने के लिए एक और ऑपरेशन भी लॉन्च करता है, जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन तोरखम। आखिर सोवियत यूनियन ये क्यों चाहता था कि उसका इतना अच्छा दोस्त भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े? भारत पाक युद्ध से मॉस्को को भला क्या लाभ पहुंच सकता था? कैसे इस युद्ध को एक वास्तविकता बनाने के लिए केजीबी भारत के राजदूतों और मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक को अपने माया जाल में फंसाने वाली थी? कैसे भारत की राजनीतिक पार्टियों से लेकर सरकारी विभागों और मीडिया को भी अपनी जेब में करने वाली थी? कैसे बड़ी आसानी से केजीबी भारत के माथे पर फॉर सेल का बोर्ड लगाने वाली थी? नमस्कार, जय मां भारती। साल 2002 में केजीबी के पूर्व लेखपाल और मित्रोकिन आर्काइव किताबों के को-ऑथर वसीली मित्रोकिन वॉशिंगटन में हुई एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपना एक पेपर प्रस्तुत करते हैं। इस पेपर का शीर्षक था अफगानिस्तान में यूएसएसआर और उसकी आर्मी की गतिविधियों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए 1980-82 के दौरान पश्चिमी एशिया में केजीबी के सक्रिय उपाय। अपने इस पेपर में मित्रोकिन खुलासा करते हैं कि 1981 में सोवियत यूनियन भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध शुरू कराने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। ऐसा करके सोवियत यूनियन एक तीर से 2 निशाने साधना चाहता था। वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर करना चाहता था, जो अमेरिका के साथ मिलकर उससे अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहा था, और इसके साथ साथ सोवियत यूनियन पूरी दुनिया का ध्यान भी अफगानिस्तान से हटाना चाहता था। और इसीलिए उसको ऐसा लगता था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाए तो उसके ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स बड़े ही आसानी से पूरे हो जाएंगे। दिसंबर 1979 सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण करता है और काबुल में बबरा कमाल को सत्ता पर आसीन कर देता है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया था, उस पर सोवियत यूनियन की नजर क्यों थी? आखिर मॉस्को ने काबुल के ऊपर धावा क्यों बोला था? इसका केवल एक ही कारण था और वो था मॉस्को का डर। सोवियत यूनियन का पड़ोसी और सामरिक दृष्टि से उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अफगानिस्तान हमेशा से ही मॉस्को के प्रभाव में रहा था। एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद भी अफगानिस्तान के अंदर मॉस्को कम्युनिज्म की जड़ें जमाने में और काबुल के सत्ता आसीन वर्ग को अपने अंगूठे के नीचे रखने में हमेशा से ही कामयाब रहा था। लेकिन 1979 में काबुल में नई सरकार बनती है और अफगानिस्तान के नए नवेले राष्ट्रपति हफीजुल्लाह अमीन इस स्थिति को बदलने का निर्णय करते हैं। अक्टूबर 1979 में हफीजुल्लाह अमीन काबुल में पोस्टेड एक अमेरिकन डिप्लोमेट आर्चर के ब्लड को मिलने के लिए बुलाते हैं और दोनों के बीच एक बंद कमरे में कुछ घंटों तक मीटिंग भी चलती है। खुशी से ओतप्रोत आर्चर ब्लड इस मीटिंग के तुरंत बाद एक केबल वॉशिंगटन भेजते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अमेरिका और अफगानिस्तान के संबंधों में बेहतरी चाहते हैं। इस केबल को भेजे जाने के ठीक 2 महीने बाद सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देता है।
असल में मॉस्को ये नहीं चाहता था कि वो अफगानिस्तान को भी अमेरिका के हाथों हार जाए। वो अपने पड़ोस में अमेरिका की साम्राज्यवादी विचारधारा को पनपने नहीं दे सकता था और इसको रोकने के लिए उसको केवल एक ही रास्ता नजर आ रहा था, काबुल के ऊपर चढ़ाई। अब सोवियत यूनियन ने काबुल पर कब्जा कर अपनी मर्जी का राष्ट्रपति तो आसीन कर दिया था, लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज जिस पर मॉस्को का ध्यान नहीं गया था वो थे अफगानिस्तान के अलग अलग कबीलों के लोग, जिनको आज तक कोई भी विदेशी ताकत अपने कंट्रोल में नहीं कर पाई थी। इन कबीलों की ही तरह उधर अमेरिका भी सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालना चाहता था, लेकिन उसके वियतनाम के घाव अभी भी ताजा थे। दूध का जला अमेरिका अब छाछ भी फूंक मार मार कर पीना चाहता था और इसलिए वो निर्णय लेता है कि उसकी फौजें तो अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगी, लेकिन सोवियत से लड़ने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा और इसका जिम्मा सौंपा जाता है CIA को। CIA पाकिस्तानी फौज और ISI की मदद से अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से लोहा लेने के लिए मुजाहिदीन तैयार करना शुरू कर देती है। केवल स्टिंगर रॉकेट लॉन्चर्स और खच्चरों से लैस ये मुजाहिदीन जल्द ही सोवियत की रेड आर्मी के ऊपर भारी भी पड़ने लगते हैं। यही वो समय था जब काबुल बचाने के लिए मॉस्को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कराने के बारे में सोचने लगता है। इस काम के लिए भारत में KGB के सभी ऑपरेटिव्स और एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है और नई दिल्ली में स्थित KGB रेजिडेंसी को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वो भारत के सरकारी तंत्र के अंदर सेंध लगा के पाकिस्तान और अमेरिका के विरुद्ध जहर घोलना शुरू कर दे। 1980-81 के दौरान भारत में KGB के इनेक्टिव मेजर्स का एक और बड़ा हिस्सा था पंजाब के खालिस्तानी मूवमेंट में CIA और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का हाथ होने के सबूतों का निर्माण करना। 1981 के अंत में KGB का डिपार्टमेंट सर्विस A ऑपरेशन कॉन्टैक्ट लॉन्च करता है, जिसका उद्देश्य था ऐसे नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करना जिनमें ISI द्वारा पंजाब के खालिस्तानियों को हथियार और पैसे देने के सबूत और डिटेल्स दिए हों। नवंबर में KGB के इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को इस्लामाबाद में पोस्टेड भारत के एक डिप्लोमेट तक पहुंचा दिया जाता है और हड़बड़ाहट का शिकार हो चुका यह डिप्लोमेट दौड़ा दौड़ा भारत आता है और बिना जांच किए इन डॉक्यूमेंट्स को ऊपर तक पहुंचा देता है। 1982 के मध्य में KGB की नई दिल्ली रेजिडेंसी मॉस्को को रिपोर्ट करती है कि उसका एक नया भारतीय रिक्रूट कोड नेम्ड एजेंट S मिसेस इंदिरा गांधी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और वो खुद अपने हाथों से एक फर्जी डॉक्यूमेंट मिसेस गांधी को दे भी चुका है। डॉक्यूमेंट जिसमें ISI द्वारा पंजाब में पैसे और हथियार देने के नकली सबूत दिए हुए थे। मॉस्को में सेंटर एजेंट S के काम से इतना ज्यादा खुश होता है कि उसको मिसेस गांधी तक KGB की सारी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एकमात्र जरिया बना दिया जाता है। मिसेस गांधी को कोड नेम दिया जाता है वेनो और एजेंट S के लिए सेंटर से और भी कई विस्तृत निर्देश भेजे जाते हैं। मॉस्को से सेंटर द्वारा एजेंट S के लिए भेजे गए निर्देशों में से कुछ अत्यंत रोचक निर्देश इस प्रकार थे। एजेंट S को मिसेस गांधी के सामने कुछ इस प्रकार एक्टिंग करनी है कि मिसेस गांधी के अंदर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं उमड़ आए। S को निर्देश दिया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट पढ़ते समय मिसेस गांधी की प्रतिक्रिया के ऊपर अत्यंत ध्यान से गौर करे। अफगानिस्तान में USSR की स्थिति को सुधारने के लिए KGB का ही एक और आउटफिट चुकरॉव वर्किंग ग्रुप 1981 में सेंटर को एक और सुझाव देता है। इस सुझाव के तहत सोवियत यूनियन को एक आजाद कश्मीर बनाने पर काम करना था, ऐसा कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान दोनों से ही स्वतंत्र हो। CWG के इस प्रपोजल के अनुसार यदि सोवियत यूनियन कश्मीर के अलगाववादी तत्वों को खरीद के कश्मीर के अंदर एक आंदोलन शुरू करवाने में सफल होता है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इस प्रपोजल में बलूचिस्तान को भड़काने और अफगानिस्तान में आजाद बलूचिस्तान की सरकार बनाने का सुझाव भी दिया जाता है। CWG का यह प्रपोजल मॉस्को को पसंद तो आता है, लेकिन इसकी अत्यंत जटिलता और अनिश्चितता को देखते हुए उस समय इसे खारिज कर दिया जाता है। भारत के सरकारी तंत्र, मंत्रियों और PMO तक में सेंध लगाने के साथ साथ KGB का फर्स्ट चीफ डायरेक्टोरेट भारत के मीडिया और उस समय के कुछ जाने माने पत्रकारों को भी अपने प्रभाव में करना शुरू कर देता है। इस काम के लिए नई दिल्ली और कोलंबो में स्थित KGB रेजिडेंसीज भारत के पत्रकारों को पैसा खिलाना और फर्जी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देती हैं। इस काम के लिए KGB हंगेरियन इंटेलिजेंस की सहायता भी लेती है और ऐसा इसलिए था क्योंकि वियना में हंगेरियंस एक जाने माने भारतीय पत्रकार के साथ पहले से ही
संपर्क में थे। केजीबी हंगेरियन इंटेलिजेंस के हाथों फर्जी इंफॉर्मेशन इस पत्रकार तक पहुंचाती है, जिसे ये अपने नाम से अपने अखबार में छापने लगता है। मित्रों के आर्काइव के अनुसार कोलंबो में एक श्रीलंकन पत्रकार केजीबी का एजेंट था और इस पत्रकार के श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर टी श्री अब्राहम के साथ काफी अच्छे संबंध भी थे। 10 जनवरी 1981 को यह केजीबी एजेंट श्री अब्राहम को एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें अमेरिका के एक 20 वर्षीय प्लान की डिटेल्स दी हुई थी। इस प्लान के तहत अमेरिका अगले 20 सालों में भारतीय महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाने और भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने के ऊपर काम करने वाला था। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका ने कभी इस प्रकार की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। यह डॉक्यूमेंट भी पूरी तरह फर्जी था। ये तो केजीबी की वो गतिविधियां हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू कराने के लिए वो भारत के अंदर कर रही थी, लेकिन यह देखना भी बहुत ज्यादा रोचक रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर केजीबी किस प्रकार की गतिविधियां कर रही थी। हमेशा से ही अमेरिका के प्रभाव में रहे पाकिस्तान को मॉस्को किस प्रकार देखता था। भारत की सत्तारूढ़ पार्टियों में बहुत ही आसानी से सेंध लगा देने वाली केजीबी के लिए पाकिस्तान की फौजी तानाशाही सरकारों में सेंध लगाना कितना आसान या मुश्किल रहा होगा। पाकिस्तान के अंदर हमें आज वर्तमान में जितनी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो बलूचिस्तान और गिलगित की समस्या हो या फिर सिंधियों और पश्तूनों की अलग देश की मांग हो, क्या इन सब समस्याओं का केजीबी और मॉस्को से कुछ भी लेना देना है? इन सब प्रश्नों के उत्तर और पाकिस्तान में केजीबी के कुछ बहुत ही रोचक ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे मित्रों के आर्काइव के अगले एपिसोड में। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे मित्रों के आर्काइव के अगले एपिसोड के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।